माना की बाधाएं रोक रही, तुमको नदियों सा बहना होगा। असफलता से न डरकर जीवन के आगे बढ़ना होगा। यदि श्रेष्ठ बनना है तो अर्जुन सा लक्ष्य रखना होगा। छोड़कर इस सरल जीवन को तुम्हें संघर्ष को चुनना होगा। तुम्हें संघर्ष को चुनना होगा। यानी संघर्ष जारी रहना चाहिए, और अभी नहीं तो कभी नहीं पेपर तो होंगे ही। ठीक है, पेपर तो डेट आएगी ही, पेपर होगा ही। जिन जिन चीज़ों का पेपर रद्द हो गया है उनका भी पेपर होगा, और आगामी कुछ समय में वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो तैयारी तगड़े से चलनी चाहिए। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है क्रिया। एकदम स्पष्ट पढ़ेंगे क्रिया क्या होती है। दोस्तों, क्रिया वे शब्द हैं जो किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। सीधे सीधे तौर पे हम कह दें, क्रिया क्या होती है? किसी काम को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, जैसे काम क्या? चलना, बोलना, उठना, बैठना, कूदना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो दोस्तों, अगर डिफिनेशन पूछे तो किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। बढ़ते हैं क्रिया में। क्रिया, ध्यान देना, बहुत बार पूछा गया है क्रिया किस प्रकार का शब्द है। तो क्रिया विकारी शब्द है। ठीक है, क्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे विशेषता हम लोग देख लेते हैं कि क्रिया की क्या विशेषता है। पहला, कि क्रिया बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकते। उसका अर्थ स्पष्टता नहीं निकल पाएगा। ठीक है, वाक्य पूर्ण नहीं होगा। दूसरी क्या होगी? कुछ क्रियाएं स्वघटित होती हैं और कुछ की जाती हैं। ठीक है, जैसे बादल गरजता है तो स्वघटित है, और जैसे लड़का खेलता है, तो ये क्या हो गई? की जाती है। ठीक है, क्रियाएं एक या अधिक शब्दों से मिलकर बनी हो सकती हैं। ठीक है, यानी क्रियाएं, जैसे खेल तो एक शब्द हो गया। अब खेल कर जाना तो मिलकर दो हो गए, खेल भी है और जाना भी है। ठीक है, क्रिया के रूप लिंग, वचन, कारक काल से प्रभावित होकर परिवर्तित हो सकते हैं। यानी क्रिया में रूपांतरण हो सकता है, इसलिए क्रिया क्या है? विकारी शब्द है। जैसे मान लो राम खेलता है, तो राम के लिए लिंग के अनुसार खेलता लग गया। अगर होता सीता, तो सीता क्या होती? खेलती है। ठीक है, तो ती लग गया। ठीक है, तो परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ये क्या है? विकारी शब्द है। तो दोस्तों, क्रिया में ही देख लेते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। अब देखिए, धातु चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? धातु चार प्रकार की होती है, जिनमें सबसे पहले है सामान्य धातु। ठीक है, कौन सी धातु? सामान्य धातु। चलिए मेरे साथ भी आप भी रिवाइज करते चलिए। अगर आपने पढ़ रखा है और नया पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बस देखते चलिए। सामान्य धातु यानी धातु के चार प्रकार। पहला धातु है सामान्य धातु। तो क्रिया के धातु में ना प्रत्यय लगाने से जो धातु बन जाती है वो कैसी धातु बन जाती है? सामान्य धातु। जैसे लिख, लिख क्रिया का मूल रूप है और इसमें ना लगा दिए तो ये समान धातु बन गई, सामान्य धातु। ठीक है, तो लिख हमारा मूल धातु, ठीक, मूल रूप से, और ना लगा दिए तो कौन सा बन गया? सामान्य धातु। कोई दिक्कत? अब कोई पूछे सामान्य धातु क्या है, तो लिखना, पढ़ना, जिनमें ना लगा हुआ है वो हमारी सामान्य धातु के अंतर्गत आते हैं। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। धातु क्या है? सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर बनती है। ठीक है, वही चीज। ठीक है, बिल्कुल, जैसे लिखना से लिखवाना। ठीक है, लिखना से लिखवाना। ठीक, ये लिखना तो हमारा सामान्य धातु हो गया। अब लिखना से क्या बन गया? लिखवाना। तो कौन सा? ठीक, पढ़ना से पढ़वाना। लिखाया से, लिखना से लिखाया बना दिया। ठीक है, पढ़वाया बना दिया। तो यानी लिखना से इसमें और प्रत्यय लगा के क्या बना देते हैं? अलग शब्द बना देते हैं। जैसे लिखना तो हो गया सामान्य धातु, और लिखना से लिखवाना, लिखाया, तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न धातु हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। नाम धातु क्या है? ठीक है, तो नाम धातु, ध्यान दीजिए, नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, वहां तो आपको क्रिया मिल रही थी ऊपर में, लेकिन अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगा के उसे क्रिया बना दिया जाए तो वो नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे हाथ हमारा क्या है? हाथ तो भैया संज्ञा है ना, तो हाथ से क्या बन गया? हथियाना।
ये हथियाना जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया हो गई? नाम धातु। बात क्या है? ठीक है, बात क्या है? संज्ञा। बतियाना बन गया नाम धातु। दुख से दुखना से दुखाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलक से बिलगाना। तो यानी अगर किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय लगाकर उसे क्रिया बना दिया जाए तो वो नाम धातु क्रिया कहलाती है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं मिश्र धातु क्या होती है। दोस्तों, मिश्र धातु क्या होती है? तो संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण शब्दों के बाद लेना, करना, लगना, होना यदि ये आ जाए तो वो मिश्र धातु कहलाती है। ठीक है, ऐसी क्रिया मिश्र धातु क्रिया कहलाती है। याद रखना, संज्ञा तो विशेषण, इनके अलावा उसमें करना, लेना, होना, आना, ठीक है, ये सब आ जाए तो क्या बनेगा? मिश्र धातु क्रिया बन जाएगी। जैसे लिख लेना, ठीक है, लिख लेना कौन सी क्रिया है? जैसे मैं कह दूं लिख लेना भाई साहब, तो लिख लेना कौन सी क्रिया? मिश्र धातु। ठीक है, पढ़ लेना, सो लेना, बुरा नहीं, बुरा होना तो नहीं होगा, ठीक है, देर होना, चले आना, चले जाना, ठीक है, तो ये कौन सी धातु हो गई? तो मिश्र धातु हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया। तो चलिए, जिस वाक्य में, ठीक है, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पे पड़ता हो। ठीक है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता हो, जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं की जाती, कर्म से कोई अपेक्षा नहीं होती कि वो भैया कर्म रहेगा या नहीं रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्ट क्रिया किस पे प्रभाव डालती है? कर्म, सब्जेक्ट पर, यानी सब्जेक्ट यानी कर्ता पर। तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। देखिए, कह दे शीला हंसती, तो ये हंसना जो है क्रिया किस पे इफेक्ट डाल रहा है? कर्ता पर। तो जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे डायरेक्ट पड़े तो वहां अकर्मक क्रिया होगी। बच्चा रो रहा है, तो दोस्तों जब बच्चा रो रहा है तो रोने की जो पड़ा वो किस पे पड़ा? बच्चे पर पड़ा। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं, सकर्मक समझ लीजिए। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको ध्यान से देखना है। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। भैया, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जहां क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। ठीक है, अकर्मक में क्या था? क्रिया का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा था। यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ रहा हो तो वो सकर्मक क्रिया है। जैसे अगर मैं कहूं शीला ने सेब खाया, तो ये जो खाया है वो किस पे पड़ गया? सेब पर। मोहन पानी पी रहा है, तो क्या पी रहा है? पानी। ठीक है, मोहन पानी पी रहा है। ठीक है, तो मोहन पे ना पढ़ के किस पे पड़ गया? पानी पे। तो पानी हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। उसी तरह हमारा सेब क्या हो गया ऊपर वाले सेंटेंस में? वो भी कर्म हो गया। तो जहां कर्ता पे ना पढ़ के कर्म पे पड़ जाए वहां क्या होता है? अकर्मक नहीं, सकर्मक क्रिया होती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको सकर्मक क्रिया ढूंढना है तो क्या या किसको सेंटेंस में लगा दीजिए। अगर फिट बैठ गया तो समझ जाना सकर्मक क्रिया है, नहीं तो अकर्मक क्रिया है। जैसे शीला ने क्या खाया, तो क्या की जगह सेब आ गया, है ना? यानी आप कर्म ढूंढ रहे हो, तो क्या खाया? सेब खाया। तो कौन सी क्रिया? सकर्मक क्रिया। अगर अकर्मक होता कि जैसे मैं ऊपर दिखा दूं, इसमें क्या शीला क्या हंसती है, ऐसा तो क्वेश्चन हो नहीं सकता। बच्चे कहाँ रोता है ना, ये तो हो सकता है। बच्चा क्यों रोता है, ये हो सकता है। लेकिन बात हुई है कि क्या और क्यों लगाना है। ठीक है,
ठीक, तो बच्चा क्यों रो रहा है, तो क्यों रो रहा भाई, क्यों, तो उसमें कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना। चलिए, क्या ये किसको लगा देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे दिया भी गया है, क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर पूछने से पे उत्तर जो मिलता है वह कर्म कहलाता है। ठीक है, और कर्म से जहां मिलेगा, जहां कर्म मिल जाए, कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ जाए, वहां समझ लेना सकर्मक क्रिया है। जिन वाक्यों में एक कर्म होता है उन्हें एकर्मक, यानी अगर एक कर्म है वहां पे किसी वाक्य में तो एक कर्मक, अगर दो कर्म वाली क्रिया है तो द्विकर्मक। जैसे मैं कह दूं वह पढ़ता है, तो ये तो सीधे सीधे एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक, ठीक है, द्विकर्मक, वह पढ़कर पत्र लिखता है, तो ये द्विकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यही मैंने जो अभी बताया ऊपर कि जिन वाक्यों में प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है उन्हें सकर्मक, जिनमें नहीं मिलता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। वही क्या किसको लगा देना है, अब अगर मिल जाए तो सकर्मक, नहीं तो अकर्मक। ठीक है, चलिए प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो ध्यान दीजिए एक चीज और कि भैया ये जो क्रिया है उत्पत्ति के आधार पर मूल रूप से दो प्रकार की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, वो ऊपर वाला था तो वो क्या था, कर्म के आधार पर, और उत्पत्ति के या व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया होती है दो प्रकार की। एक होती है मूल, देखिए क्या होती है, एक होती है मूल, बहुत बेसिक है इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला है। एक होती है मूल, ठीक, और एक होती है यौगिक। कौन सी, एक क्रिया होती है मूल और दूसरी क्रिया होती है यौगिक। तो दोस्तों मूल क्रिया क्या होती है, जैसे कहना, पढ़ना, लिखना, ये मूल क्रिया हो गई आपकी। यौगिक क्रिया जब क्या हो, दो चीजें मिल जाए आपस में। ठीक है, जैसे पढ़ता रहना, लिखता होगा, हाँ, कहना, कहना तो मूल हो जाएगा, पढ़ते रहना, ठीक है, वो पढ़ रहा होगा तो यौगिक क्रिया है। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है वो यौगिक क्रिया के नाम से ही जानी जाती है। मूल क्रिया तो जैसे कहना, पीना, खाना, पीना, नहाना, ठीक है, ये मूल क्रिया। तो यौगिक क्रिया देख लेते हैं हम लोग, यानी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया क्या होती है दोस्तों, जब क्रिया दो या दो से अधिक मेल से बनी हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, जब क्रिया दो या दो से अधिक मेल से बनी हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। कितना आसान है भाई, मैंने पत्र लिख दिया, ठीक है, यहाँ डबल मात्रा होनी चाहिए, मैंने पत्र लिख दिया। अब देखो लिख और दिया साथ में मिल गई, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब एक साथ काम कर रहे हैं तो कौन सी क्रिया होगी भैया, संयुक्त क्रिया, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी क्रिया देखते हैं प्रयोग के आधार पर। सहायक क्रिया, अरे भैया जो क्रिया शब्द मुख्य क्रिया शब्द वाक्य निर्माण में सहायता करती है, ऐसी क्रिया जो सहायता करती है भाई, सहायक क्रिया है, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी, कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया कहलाएगी। और कौन सी क्रिया कहलाएगी भाई साहब, तो देखिए तुम खेल रहे हो, तो तुम खेल और खेल के साथ रहे, तो याद रखना खेल रहे कौन सी क्रिया हो गई, सहायक क्रिया। ठीक, पढ़ रहे, खेल रहे, खेलता होगा, सहायक क्रिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन शब्द के माध्यम से पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करती, यहाँ कर्ता देखिए थोड़ा गड़बड़ी है, कर्ता सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये वाला कर्ता, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अरे भाई खुद से नहीं करता, जैसे तुम लोग खुद से खाना नहीं बनाते हो, मम्मी से बनवाते हो, हैं, कपड़ा नहीं धुलते हो, धुलवाते हो, तो बिल्कुल प्रेरणार्थक है। अपने से ना करके दूसरे पे करवा देना, फोर्स कर देना भाई साहब, क्या है, जबरदस्ती करवा लेना किसी भाई बहन को, है मार के पीट के चल भाई खाना बना। ठीक, तो समझ जाना कौन सी क्रिया, प्रेरणार्थक। जैसे मैंने नौकर से काम करवाया, स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने नौकर से, ना में औ की मात्रा लगती है, मैंने नौकर से काम करवाया, तो दोस्तों नौकर से काम करवाया, जबरदस्ती करवाया ना, प्रेरणा दी उसको कि भैया चल मैं तुझको पैसा दूंगा, कौड़ी दूंगा, कुछ भी दूंगा, कपड़ा दूंगा, खाना दूंगा, चल काम कर, तो प्रेरणा लेके काम किया उसने। ठीक है, तो वो कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, मैंने नौकर से काम करवाया, ठीक, मैंने माँ से खाना बनवाया, ठीक, तो करवाया, बनवाया, लिखवाया, पढ़वाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आ जाते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है,
जिन क्रिया शब्द को मुख्य क्रिया से पूर्व किया जाता है उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। कहने का मतलब जो काम हो रहा है उससे पहले अगर कोई खत्म हो गया काम तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मोहन पढ़कर खेलने चला गया। अब भई मोहन, ठीक, मोहन पढ़कर खेलने चला गया। मोहन पढ़कर खेलने चला गया, तो पहले उसने पढ़ा, फिर क्या कहाँ चला गया? खेलने चला गया। मतलब एक खत्म होगा उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होगा? एक क्रिया खत्म होगी और एक शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो भाई साहब देखिए, मोहन ने यहाँ है, मोहन भाई साहब उठे, पहले उन्होंने पढ़ा, अब पढ़कर तुरंत वो कहाँ चला गया? खेलने चला गया। मतलब पढ़ कर गया, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूर्वकालिक क्रिया ये कहलाएगी। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, कर्म के आधार पर दो क्रिया होती है। कितनी? दो। कर्म के आधार पर कौन कौन सी? चलिए, कौन कौन सी? सकर्मक, अकर्मक। ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर भी दो होती हैं, मूल और यौगिक। अब यौगिक क्रिया की जो भेद होते हैं, यौगिक क्रिया के, वो चार होते हैं। कौन कौन से? ये ऊपर दिए थे ना मैंने, ये यौगिक क्रिया के ही भेद है, या प्रयोग के आधार पर, चाहे प्रयोग कहे या यौगिक कहे, दोनों एक ही है। तो यौगिक या प्रयोग के आधार पर चार भेद होते हैं: संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। जैसे वैसे तो ज्यादातर भेद नहीं पूछता है, भेद कभी कभी कर्म के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछ सकता है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पेपर में पूछने को मिलेगा कि क्रिया कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया है कि यौगिक क्रिया है कि सकारात्मक है, सॉरी सकर्मक है या अकर्मक है। दोस्तों, इसके बाद आपको एक वीडियो और देखना है क्रिया से संबंधित, जो ऑप्शनल होगा, तो उसको जरूर देखिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि आपको कितना अच्छा बैकअप मिला है एग्जाम से। ठीक है, तो एग्जाम बैकअप के साथ बने रहिए, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।